एनआईए ने अल फलाह के 30 डॉक्टर्स के बयान को दर्ज किया है। अल फलाह के 30 डॉक्टर्स के बयान दर्ज किए गए हैं। सभी डॉक्टर से आतंकी उमर के बारे में सवाल जवाब किया गया है। साथ ही डॉक्टर्स ने बताया उमर का व्यवहार काफी रूड रहता था, कुछ लोगों को ही अपने कमरे में आने देता था। डॉक्टर उमर एनआईए की टीम शाहीन को लेकर भी पहुंची थी और अल फलाह में जो हॉस्टल में उसका कमरा था वहां पर भी तलाशी ली गई थी और इसके अलावा डॉक्टर से भी पूछताछ की गई है। और एक और बड़ी जानकारी, आतंकी शाहीन की अलमारी से 18 लाख कैश मिला है। कमरा नंबर 22 की अलमारी से कैश बरामद किया गया है। पॉलिथीन में छिपाकर 18 लाख कैश रखा हुआ था। शाहीन के पास इतना कैश कहां से आया, अब एनआईए की टीम जांच में इस एंगल पर भी जुट गई है। एनआईए ने शाहीन के अल फलाह के एडमिन ब्लॉक में बने लॉकर की तलाशी ली, जहां से ये कैश बरामद हुआ। और ब्लास्ट केस में की जांच में एजेंसियों को अल फलाह यूनिवर्सिटी का विदेशी कनेक्शन भी मिला है। अल फलाह पर मृत व्यक्तियों के फर्जी हस्ताक्षर से जमीन कब्जाने का आरोप है। इस मामले में अल फलाह ट्रस्ट के चेयरमैन पर नया केस दर्ज किया गया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी काफी सुर्खियों में है। ब्लास्ट से जुड़े आतंकी डॉक्टर इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी का विदेशी कनेक्शन सामने आया है। जांच में सामने आया है कि सिद्दीकी के बेटे अफाम अहमद के नाम से यूके में कंपनी है और उसे ब्रिटिश नागरिकता भी हासिल है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर ईडी ने बड़ा पर्दाफाश किया। ईडी की जांच में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े एक जमीन सौदे को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया। ये पता लगा है कि मरे हुए लोगों के नाम पर फर्जी जीपीए बनाई गई थी। जांच में यह सामने आया कि जीपीए में जिन लोगों के दस्तखत या अंगूठे लगे हुए दिखाई दिए, उनकी मौत काफी पहले भी हो चुकी थी। शिवदयाल नाम के एक किसान का फर्जी जीपीए बनाया गया। डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक 20 जनवरी 1998 को शिवदयाल की मौत हुई। वहीं जिस पावर ऑफ अटॉर्नी के दस्तावेज सामने आए हैं, उसमें शिवदयाल ने 7 जनवरी 2004 को पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर किया और अंगूठा लगाया। एक और किसान जिसका नाम नत्थू सिंह था, उनकी मौत साल 1972 में हुई, लेकिन गैप पर फर्जी साइन साल 2004 में किए गए। इस बीच सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश के एक ठिकाने को तबाह कर दिया है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों के मददगार की निशानदेही पर यह कामयाबी मिली है। जंगल के बीच आतंकियों का सीक्रेट बंकर, सुरक्षा बलों ने ढक्कन खोला और फिर जमीन के अंदर जो दिखा वो हैरान करने वाला है। जमीन के नीचे विस्फोटक छिपाए गए थे। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा की हैं, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। इससे पहले सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश से जुड़े नजीर अहमद गनई नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ के आधार पर जंगलों में आतंकवादी ठिकानों का पता चला। इसी लोकेशन से सुरक्षा बलों ने 2 हथगोले, 1 डेटोनेटर और विस्फोटक बरामद किए, जिसके बाद जैश ए मोहम्मद के इस ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया। तफ्तीश में पर्दाफाश हुआ है कि नजीर अहमद गनई आतंकियों का मददगार था। अभियुक्त त्राल और अवंतीपुरा इलाके में एक्टिव जैश के आतंकवादियों की सक्रिय रूप से मदद करता था। उन्हें रसद सप्लाई करने के अलावा हथियार और गोला बारूद लाने ले जाने में भी मदद करता था। नजीर अहमद गनई से मिले इनपुट के आधार पर ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों के बंकर का पर्दाफाश किया। इसी बंकर से आतंकियों के 2 हैंड ग्रेनेड, 1 डेटोनेटर और विस्फोटक मिले। अब इस गोला बारूद की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो आतंकियों के ठिकाने को तहस नहस कर दिया गया है। कफ सिरप के काले कारोबार के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कफ सिरप मामले में यूपी के कई जिलों में 87 एफआईआर दर्ज हुई है और सबसे ज्यादा वाराणसी में 28 फर्मों पर शिकंजा कसा गया है। अवैध भंडारण और दुरुपयोग की पुष्टि के बाद यह एफआईआर हुई है। ये देखिए आप, यूपी के कई जिलों में 35 फर्मों का लाइसेंस भी रद्द हुआ है। और TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर वाराणसी में मौजूद शुभम जायसवाल के घर पहुंचे। शुभम और उसके पिता पुलिस की दबिश के बाद से फरार हैं। घर में सिर्फ कुछ नौकर मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। वाराणसी के बादशाह बाग कॉलोनी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ शुभम जायसवाल के आलिशान मकान के बाहर, जो उसने बनाए हैं यहाँ पर, और उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं कि दुर्गावती निवास के नाम से ये C19/15 यहाँ पर ये मकान है,
जायसवाल से इस पे लिखा हुआ है। इस वक्त शुभम जायसवाल और उसके पिता दोनों फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनके लिए जगह जगह दबिश कर रही है और इस पूरे अवैध कफ सिरप का जो एक ट्रेड चल रहा था, एक तस्करी चल रही थी अंतर्राज्यीय और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, उसके किंग पिन में शुभम जायसवाल को आरोपी माना जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार यूपी एसटीएफ और पुलिस कर रही है। लेकिन ये मकान जिस व्यक्ति का है वो पिता और पुत्र दोनों इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, फरार बताए जा रहे हैं। और जो कफ सिरप का अवैध नशे का कारोबार चल रहा था देश के कई राज्यों में और यहाँ तक कि नेपाल बांग्लादेश तक, उसके मुख्य आरोपी जो है वो शुभम जायसवाल माने जा रहे हैं। और संवाददाता अभिजीत ठाकुर मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की उस दुकान पर पहुंचे जहां से उसने अपना कारोबार शुरू किया था। आपको दिखाते हैं अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं वाराणसी के दवा मंडी में मौजूद हूं, जो कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा हब है मेडिसिन के ट्रेड के लिए। और वहां पर शुभम जायसवाल की एक मेडिसिन की दुकान होती थी, दवाइयों की दुकान होती थी, वृद्धि फर्मा करके, जो कि अभी भी मौजूद है। सामने हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये बोर्ड देखिए, न्यू वृद्धि फर्मा के नाम से। ये होलसेलर मेडिसिन डीलर अपने आप को बताता था कि 61/115 ये दवाई की दुकान है, जो कि सप्तगढ़ दवा मंडी वाराणसी में स्थित है। और इस वक्त यहाँ इस पर ताला लगा हुआ है। ये दुकान जो है कुछ दिनों से बंद है। यहाँ के आसपास के लोगों से जब हमने बातचीत की तो जानकारी मिली कि जब से ये कफ सिरप वाला कांड खुलना शुरू हुआ तब से ये दुकान जो है बंद है, इस पर ताला लगा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इन्होंने स्टॉकिस्ट किन किन चीज़ों के हैं उसमें इन्होंने मेंशन किया है, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स, एबॉट हेल्थ केयर, एबॉट इंडिया लिमिटेड और उसके अलावा तमाम नाम। ब्रांड के जो कफ सिरप थे उसकी डीलिंग, अवैध तस्करी करता था शुभम जायसवाल। धनंजय सिंह ने कफ सिरप मामले में सीबीआई जांच की मांग कर दी है। प्रधानमंत्री और सीएम सीबीआई जांच का आदेश दें, ये धनंजय सिंह का कहना है। सोशल मीडिया पर धनंजय सिंह ने ये पोस्ट कर दिया है, दोषियों को सजा मिले, झूठी खबरों पर विराम लगना चाहिए, राजनीतिक विरोधी गलत खबरें फैला रहे हैं। खबर यूपी के गाजियाबाद से। गाजियाबाद में सिरप की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के तार बांग्लादेश से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ट्रकों में कफ सिरप भरे पड़े हैं। गाजियाबाद में सिरप तस्करी गिरोह से पुलिस ने ये बरामदगी की है। बताया जाता है कि स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच ने गिरोह के पास से कुल 3 करोड़ 40 लाख रुपए की कीमत के कोडीन युक्त सिरप को जब्त किया, जिसके बिहार के रास्ते बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी। एस्कफ और दूसरा फैंसी डेल ब्रांड के ये कफ सिरप हैं, जो एक सीमित मात्रा से अधिक मात्रा में इसका परिवहन या इसका भंडारण नहीं किया जा सकता है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक चूने के बीच कफ सिरप की पेटियों को छिपाकर भेजा जा रहा था। इस खेप को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और बांग्लादेश में भेजने की तैयारी थी। सोनभद्र में प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप पकड़े जाने के बाद गाजियाबाद में ये कामयाबी मिली है। 8 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक कार, 20 लाख कैश और 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए। बताया जाता है कि यह गिरोह ऐसे कफ सिरप की तस्करी कर रहा था जिसका इस्तेमाल नशे के लिए होता है। इधर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने पूरे राज्य में कोडीन युक्त कफ सिरप और नारकोटिक्स कैटेगरी की दवाओं के अवैध व्यापार पर कार्रवाई की है। और अब खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से, जहां एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र ने आत्महत्या की कोशिश की। स्कूल में मोबाइल लेकर आने पर स्कूल प्रबंधन ने उसे बर्खास्त करने की बात कही थी। मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। दिसंबर हमारा इवेंट हुआ, नेशनल इवेंट। नाउ वी आर सस्पेंडिंग यू 3-4 डेज। आपने सुना, रतलाम के इस प्राइवेट स्कूल में 8वीं का ये छात्र प्रिंसिपल से गुहार लगा रहा था। वो बता रहा था कि उसका इवेंट है। वो अपनी गलती के लिए बार बार माफी मांग रहा था, लेकिन प्रिंसिपल ने स्कूल में मोबाइल लाने के लिए उसे बर्खास्त करने की बात कह दी। बर्खास्तगी के डर से छात्र अचानक स्कूल की 3री मंजिल से छलांग लगा देता है। उसकी दोनों पैरों की हड्डियां और रीढ़ की हड्डी टूट गई। में आ रहा है कि शायद वो फोन लेके आए थे स्कूल में, जिसके कारण प्रिंसिपल मैडम ने आज उनको यहाँ बुलाया था, उनके पेरेंट्स को भी यहाँ बुलाया था, जिसके कारण शायद बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया और वो एकदम भागा और 3rd फ्लोर से वो कूद गया। स्केटर है, नेशनल लेवल का स्केटर है, काफ़ी
अच्छा पोजीशन भी है स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। स्टेट लेवल खेला हुआ है, नेशनल लेवल वो खेलने जाने वाले थे थोड़े दिन बाद। तो एकेडमिक्स में भी एवरेज बच्चा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अभियुक्त ने एक युवक को 25 सेकंड में लगातार 13 घूंसे मारे और फिर पत्थर मारकर उसे मार डाला। इस मामले की तफ्तीश में चौंकाने वाली बात सामने आई है। नींद से जगाया तो मिली मौत, नशे से जगाना पड़ा महंगा। 25 सेकंड में 13 घूंसे मारे, 5 बार पत्थर से मारा, बेरहमी से हत्या। सड़क किनारे खून से लथपथ पड़ा रहा युवक, तमाशा देखते रहे लोग। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर की हैं। गहरी नींद में झकझोर कर जगाना मुबारक को बड़ा महंगा पड़ गया। नींद खुलते ही जहूर शाह को इतना गुस्सा आया कि मुबारक को ताबड़तोड़ पीटने लगा। नशे में होने के कारण मुबारक अपना संतुलन बरकरार नहीं रख सका और निढाल हो गया। इसके बावजूद जहूर शाह का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जहूर शाह पास पड़े नुकीले पत्थर से मुबारक के सिर पर एक के बाद एक कई वार कर दिए, जिससे मुबारक गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के वक्त आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। ये वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मुबारक को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटना की सच्चाई का पता चलते ही जहूर शाह को गिरफ्तार कर लिया। खबर राजस्थान के धौलपुर से है। यहां पर मेला देखने आए 2 युवकों को बाउंसर्स ने जमकर पीट दिया। किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद बाउंसर्स ने दोनों युवकों को पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। रिपोर्ट आप देखिए। मारपीट की तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की है, जहां पर शरद महोत्सव मेले का आयोजन किया गया था और इस दौरान बाउंसर्स की दादागिरी की ये तस्वीरें सामने आई। बाउंसर्स ने 2 युवकों को जमकर पीटा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 2 युवकों को बाउंसर्स बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इन युवकों को इतनी बुरी तरह से बाउंसर्स ने पीटा कि वो झूले से नीचे आकर गिरे, लेकिन उसके बाद भी बाउंसर्स रुके नहीं और युवकों को पीटते रहे। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर युवकों की बाउंसर्स से बहस हो गई थी और इसके बाद सभी बाउंसर्स ने मिलकर इन युवकों को जमकर पीटा। मारपीट के बाद एक युवक बेहोश हो गया, लेकिन उसके बाद भी बाउंसर्स उसे डंडों से पीटते नजर आए। दोनों युवक बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवकों के साथ 2 बाउंसर्स को भी पुलिस ने पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। बढ़ते आगे, नोएडा में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने पीजी में घुसकर प्रेमिका को गोली मार दी। पुलिस मामला दर्ज कर युवक की तलाश में जुट चुकी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के झगड़े पर एक युवक ने अपनी 25 साल की प्रेमिका को गोली मार दी। युवक ने वारदात को अंजाम युवती के किराए के कमरे में जाकर दिया। घटना को अंजाम देते ही आरोपी वहां से भाग गया। वहीं मामले की जानकारी रखते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर तुरंत एक टीम का गठन किया गया। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि युवक और युवती के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा था, जिसके बाद युवक ने युवती को गोली मार दी। जब तक युवती को अस्पताल ले जाया गया, उसकी मौत हो गई। फेज 2 क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति, इसका नाम कृष्णा है, उसने अपनी प्रेमिका को एक पीजी में गोली मारी, जिसके उपरांत महिला की मृत्यु। तत्काल ही पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जल्द ही अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। पुलिस ने बताया कि युवती पीजी में रहती थी। युवक ने पीजी में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। साथ ही पुलिस ने जल्द ही युवक की गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता हयातुल्ला शेख की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने टीएमसी नेता पर चाकुओं से कई बार वार किए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल के संवेदनशील मुर्शिदाबाद जिले में एक बार फिर सियासी हिंसा ने तूल पकड़ लिया है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्थानीय बूथ अध्यक्ष हयातुल्लाह शेख की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। घटना गुरुवार रात को जिले के धुलियान क्षेत्र में हुई, जहां अज्ञात हमलावरों ने शेख पर चाकू से वार किए। स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं के मुताबिक हयातुल्लाह शेख पार्टी की आगामी रैली की तैयारी कर रहे थे। जब वो अपने घर के सामने खड़े थे, तभी हमलावरों ने उन पर धावा बोल दिया। हमले में हयातुल्लाह शेख गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। तो वहीं इस हत्या का आरोप कांग्रेस पर लगा है। पंचायत समिति अध्यक्ष
एजुद्दीन शेख ने बताया कि कांग्रेस से जुड़े बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है और हयातुल्लाह शेख की हत्या की है। टीएमसी नेताओं ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने इस पर मामला दर्ज कर अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी है। एक रैपिडो ड्राइवर के खाते में 331 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा हो गई। पूरा मामला अवैध सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है और ईडी जांच में जुटी है। राजस्थान के उदयपुर में पिछले हफ्ते ये शाही शादी हुई थी। तस्वीरें आपको भी याद होंगी। इस शादी में विदेशों से भी मेहमान पहुंचे थे। सिनेमा जगत की भी कई हस्तियां पहुंची थी। ताज अरावली रिजॉर्ट में हुई इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल शादी में हुए खर्च का भुगतान एक रैपिडो बाइक चालक के बैंक अकाउंट से किया गया था। ये मामला 1xBet नाम की बैटिंग कंपनी से जुड़ा है। जांच में पता चला कि उस बाइक राइडर के खाते में 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025 के बीच 331 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम पहुंची, जबकि ड्राइवर का दूल्हा दुल्हन से कोई संबंध नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक ये खाता एक म्यूल अकाउंट की तरह इस्तेमाल हुआ, जिसमें अलग अलग स्रोतों से भारी रकम आती थी और तुरंत ही संदिग्ध खातों में भेज दी जाती थी। इनमें से एक स्रोत सीधे अवैध बैटिंग नेटवर्क से जुड़ा हुआ पाया गया। सोलर रेडिएशन से 6000 से ज्यादा फ्लाइट्स की उड़ानों पर असर पड़ा है। भारत में भी 350 से ज्यादा उड़ानों पर इसका असर संभव है। आप देखिए पूरी खबर। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले एयरबस A320 सीरीज के विमानों पर तेज सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। यह फ्लाइट कंट्रोल डेटा को खराब कर सकता है, जिससे विमान की ऊंचाई, डायरेक्शन कंट्रोल जैसी बेहद अहम जानकारी गलत हो सकती है। इस तकनीकी खराबी से बचने के लिए एयरबेस ने सभी एयरलाइन कंपनियों से A320 सीरीज के विमानों की सॉफ्टवेयर अपडेट करने का निर्देश दिया है। सॉफ्टवेयर अपडेट 2 से 3 दिन में पूरा होने की उम्मीद है। ऐसे में सोलर रेडिएशन का खतरा उड़ानों पर असर डाल सकता है। इसी के चलते A320 विमानों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। विमान की उड़ान में सूरज की तेज किरणों से दिक्कत आ सकती है। इससे फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट होने की आशंका है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने तक विमानों की उड़ानों में देरी संभव है। विमान के नोज एंगल को सोलर रेडिएशन से खतरा है। दुनिया के 6000 से ज्यादा A320 विमानों पर असर हो सकता है, तो भारत में भी इसका असर पड़ा है। इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट के विमान प्रभावित हो सकते हैं। भारत में 200 से ज्यादा विमान प्रभावित होने की आशंका है। अभी भारत में A320 फैमिली के 560 विमान सर्विस दे रहे हैं। और अब बात करते हैं कर्नाटक की बड़ी खबर। सीएम पद को लेकर जारी घमासान के बीच सीएम सिद्धरामैया और डिप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार की ब्रेकफास्ट पर मुलाकात हुई। करीब 9:30 बजे दोनों के बीच मुलाकात। बैठक के बाद सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिद्धरामैया ने कहा, डीके शिव कुमार के साथ कोई मतभेद नहीं है, हाईकमान का फैसला ही हमारा फैसला है। इससे पहले भी ये बयान दोनों की तरफ से आ चुका है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा हाईकमान की तरफ से लिया जाएगा। हाईकमान के शब्दों के साथ बंधे हैं। ये डीके शिव कुमार की तरफ से कहा गया। हम 2028 और 2029 की जीत के लिए काम करेंगे। कर्नाटक कांग्रेस में कुर्सी को लेकर चल रहा विवाद अब लग रहा है थम गया है। सीएम को लेकर काफी दिनों से सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच चल रहे विवाद को ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सुलझा लेने का दावा किया जा रहा है। दोनों नेताओं के ब्रेकफास्ट करते इस तस्वीर से लगता है कि कर्नाटक की सियासत में कुर्सी को लेकर जारी विवाद को फिलहाल विराम दे दिया गया है। आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद दोनों नेताओं के बीच ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई। इसके बाद दोनों नेता मीडिया के सामने आए और अपनी अपनी बात रखी। दोनों नेता मीडिया के सामने मुखातिब हुए और उनके चेहरे पर तनाव कम था। चाहे भले ही आलाकमान का दबाव क्यों न हो, दोनों नेताओं ने कहा कि जो आलाकमान कहेगा वो करेंगे। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿ मैंने फेरबदल की बात कही थी, तो जाहिर है वो दिल्ली जाएंगे। कोई भी नेतृत्व के खिलाफ नहीं है। इनमें से कई विधायकों ने मुझसे बात की है और बताया कि वो क्यों गए। हम आलाकमान का कहना मानेंगे। मैंने और डीके ने यही तय किया है। और ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए डीके शिव कुमार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। Today we discussed the strategy of 28. We discussed the strategy of 28
assembly session which is going to be held. How to tackle the opposition party, we will do it. Whatever they do politics, they may try to create a lot of issues. We are ready to answer to them. As far as political issues is concerned, the leadership issue is concerned, we go by my party high command. Whatever my party high command tells, it is our decision. We have been a loyal soldiers of the party. At topmost, we all are the basic party workers to keep our party regime very high. We know the party is in difficult stage in our country, but still we have confidence. Karnataka will take a major role, repeat in 28, and will take forward in 29. Again, under the leadership of Mallikarjun Kharge ji and Rahul ji, we are confident that we will come back and we will support 29 to bring them back to power. That is our commitment. We have taken an oath, we will do that, and we will deliver for the people of Karnataka. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फतेहपुर में मृतक लेखपाल के परिवार से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने कहा कि हम परिवार के साथ हैं, लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। यूपी के फतेहपुर के रहने वाले लेखपाल सुधीर कुमार कोरी ने 25 नवंबर को आत्महत्या कर ली। लेखपाल की मौत पर यूपी में सियासत गर्माती जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लेखपाल सुधीर कुमार कोरी के परिवार से उन्होंने मुलाकात की। अखिलेश ने परिवार वालों से मिलकर उन्हें 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। उन्होंने कहा कि आरोपी अधिकारी पर मुकदमा दर्ज कर उसे बर्खास्त किया जाए। कई पत्रकारों की जान गई है, जो विपक्ष के लोग हैं। पहली भूमिका ये कि हम लोग इनके घर परिवार के साथ हैं और लोकतंत्र में जहां हो सकता है वहां आवाज उठाएंगे। और अभी लोकसभा चलने वाली है, वहां पर जितने भी बीएलओ मरे, जिनकी जान गई है, उनके लिए सरकारी नौकरी मांगेंगे। 1 करोड़ परिवार के लिए मदद मांगेंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उसके निशाने पर पश्चिम बंगाल है। वो एसआईआर के बहाने पश्चिम बंगाल की सत्ता में आना चाहते हैं, ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ में अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं इस वक्त, सुन लेते हैं। ये कौन मदद करेगा? चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए, मदद करना चाहिए, क्योंकि ये सब कर्मचारी अधिकारी चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं। और चुनाव आयोग का काम हमने बहुत करीब से देखा है। बाई इलेक्शन में, जिस समय बाई इलेक्शन हो रहा था, उस समय पूरा का पूरा चुनाव आयोग के अधिकारी चुप बैठे हुए थे। उन्होंने बूथ लूटने दिया। उन्होंने अधिकारियों के माध्यम से जो बीजेपी करवाना चाहती थी वो होने दिया। वोट डलवा लिया। सीसीटीवी पे सब है कि आपके किन लोगों ने वोट डाला है, कौन प्राइवेट ड्रेस पहन करके आया था और वोट डाल गया। इसीलिए सीसीटीवी की अब फुटेज भी नहीं देंगे आपको, रिकॉर्डिंग भी नहीं देंगे। ये पूरी सोची समझी रणनीति है कि लोकतंत्र देश से खत्म हो जाए। अभी मुझे राजीव राय जी की चिट्ठी मिली है। उन्होंने जानकारी दी है कि तमाम तरह के उनके सामने संकट, रुकावटें और वो आ रही हैं, कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। उनकी ये चिट्ठी है, ये बाकायदा व्हाट्सएप पे आपको भेज दिए जाएंगे। और देखिए, अभी 13वीं नहीं बन पाई है। घोसी लोकसभा में, कई विधानसभा में तैयारी हो गई है। लोकसभा घोसी में तैयारी होगी कि निर्देश चले गए हैं कि 20-20 हजार वोट काट दो हर विधानसभा में। ये राजीव राय जी की चिट्ठी के माध्यम से मैं कोट कर रहा हूं बात को। घोसी लोकसभा के मऊ सदर विधानसभा से लगभग 20 हजार मतदाताओं के नाम डिलीट कर दिए गए हैं अभी से ही। सोचिए आप क्या तैयारी है इसका मतलब। तो जो बात हम लोग कह रहे थे कि हर विधानसभा से इतने वोट काट दिए जाएंगे, जब आपका परिणाम आएगा तो आप खुद देखेंगे कि कितने हर विधानसभा से वोट काट दिए गए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की, मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए। बाबरी और 3 तलाक पर दबाव में फैसला। ये कहा है मदनी ने
बड़ा बयान है, इबादतगाह कानून को नजरअंदाज किया गया। ये भी एक तरीके से वो अपने बयान में आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। कानून नजरअंदाज कर ज्ञानवापी पर सुनवाई की गई। वो तमाम मामले जो पिछले दिनों चर्चा में रहे, जिनको लेकर कुछ निर्देश आए अदालत की तरफ से, उन पर सवाल उठा रहे हैं। कानून को नजरअंदाज कर ज्ञानवापी मथुरा का मामला सुना गया। मुर्दा कौम सरेंडर करती है, मायूसी किसी भी कौम के लिए जहर है। अगर जिंदा कौम है तो हालात का मुकाबला करना चाहिए, ये मदनी का बयान। मौजूदा वक्त में इबादतगाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। थोड़ी तकलीफ, अब जब अदालतों के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे कहना ज़रूरी है, थोड़ी तकलीफ़ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़ दार। हमें तैयार होना पड़ेगा। थोड़ी तकलीफ़ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़ दार, इसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। यूपी के बहराइच जिले में तेंदुए के लिए लगाए गए पिंजरे में एक युवक फंस गया। पिंजरे में फंसा युवक बुरी तरह घबरा गया। फिर क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। तेंदुआ पकड़ने के लिए लगाया था पिंजरा, मगर कैद हो गया बकरी चोर। पिंजरे में फंसा शख्स घबरा गया, दहशत में आकर मदद की गुहार लगाने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। ये घटना यूपी के बहराइच में हुई। दरअसल इन दिनों बहराइच जिले में तेंदुआ, भेड़िया और अन्य जंगली जानवरों से दहशत फैली हुई है। इसी बीच तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने कई जगह बकरी बांधकर पिंजरे लगाए हुए हैं। इनमें अभी तेंदुआ या भेड़िया तो नहीं फंसा, लेकिन बीती रात बकरी चुराने गया एक युवक फंस गया। दरअसल बहराइच के उमरी दहलो गांव में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था, उसके अंदर एक बकरी को बांधा गया था। इस बीच उमरी दहलो गांव का एक युवक प्रदीप पिंजरे में बंधी बकरी को चुराने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने पिंजरे में कदम रखा, उसका दरवाजा लॉक हो गया। अचानक बंद हुए पिंजरे के कारण प्रदीप अंदर ही फंस गया। सुबह जब वन विभाग की टीम पहुंची तो पिंजरे में तेंदुए की जगह एक इंसान को देखकर सभी हैरान रह गए। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो पुलिस भी इस मामले की तफ्तीश कर रही है। और देखिए, महाराष्ट्र से एक हैरान करने वाली खबर है, जहां चंद्रपुर जिले में एक बाघ सड़क पर आकर बैठ गया। ये बाघ काफी देर तक सड़क पर ही आराम करता रहा और इस बीच गाड़ियों की रफ्तार थमी रही। आप देखिए पूरी खबर। धूप सेकने के लिए सड़क पर आया बाघ, बीच सड़क पर बाघ की अटखेलियां, बाघ को देखकर थमी गाड़ियों की रफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में हैरान करने वाली घटना हुई है। सर्दी के मौसम में धूप सेकने के बीच सड़क पर बाघ आ गया। ये सड़क ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के पास की है। ताड़ोबा की मशहूर बाघिन के शावक ने बीच सड़क पर एक लंबी जम्हाई लिया और ऐसे फैल गई जैसे वो किसी शाही कालीन पर आराम फरमा रही है। फिर राजसी अंदाज में अटखेलियां करने लगा। बीच सड़क पर बाघ को देखकर लोगों की सांसें थम गई। पर्यटक और स्थानीय लोग ये नज़ारा देखकर सहम गए। गाड़ियों के पहिए की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की कतारें लगनी शुरू हो गई। किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि उसे हटाने की कोशिश करें। लोगों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। हालांकि कुछ देर बाद बाघ धीरे धीरे सड़क से हट गया और जंगल की ओर चला गया। बाघ जाने से सड़क पर फिर से ट्रैफिक बहाल हुआ। इससे राहगीरों को भी राहत मिली, लेकिन सड़क पर बाघ का इस तरह से आराम करना वाकई में हैरान करने वाला है। अब घटना की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है।